Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of class 12 political science 1 marker questions. अभी तक हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने इन टोटल 35 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं. I already informed you कि ये सीरीज आपके 12 सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज सीयूईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है. तो आपको सीयूईटी डोमेन में अगर आपने पॉल साइंस चूज करा है, आप 12 सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में पॉल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, वहां भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पे हम कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं. टॉपिक मैं आपको यहाँ पे जिससे क्वेश्चन पूछूंगी और अगर वो फैक्चुअल नहीं है, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको वो भी समझा के चलूंगी सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी क्लैरिटी हो जाए. देखिए ये यहाँ पे तो काम आने ही वाला है. इनकेस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए या फिर कोई अपने पीजीटी के एग्जाम के लिए भी 11-12 कई बार पढ़ता है, तो वो बच्चे भी 11-12 के एमसीक्यू को देखते हैं. तो ये आपका वहां पे भी इक्विवेलेंट तरीके से हेल्प करने वाला है. राइट. तो 35 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है. अभी तक भी आपने ये वीडियो अपने नोन पर्सन, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर नहीं करी है तो कर दीजिए. अब उतना टाइम नहीं है आपके एग्जाम में, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. जितने ज्यादा डाउट, जितना ज्यादा रिव्यू रहेगा स्टूडेंट का, उतना हम लोग अपने तरीके में और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज कर पाएंगे और एक बेटर कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगी. चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. अब मैं मान के चल रही हूँ इसका आंसर आप सब लोग दे देंगे, क्योंकि ये पिछली क्लास का एक क्वेश्चन है जिसको थोड़े डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पूछ लिया गया है. पहले ये जो क्वेश्चंस थे, ये मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऑप्शन में प्रेजेंट था. तो मैं देखती हूँ कितने लोगों को इसका आंसर पता है. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग encourages the use of renewable energy. इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है? कौन सा वो यहाँ पे एक्ट है? एनर्जी कंजर्वेशन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, या नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में इसका विद ईयर यहाँ पे चीजें मेंशन करी थी. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. राइट. आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अधिनियम. मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि टाइम ऑलरेडी ले लिया था हमने इस क्वेश्चन में, और प्रीवियस में मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं. तो आई एज्यूम कि आप सबको इसका आंसर क्लियर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगेन वेरी इजी टू डू क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इनिशियली अपोज्ड ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन? भारत की निम्नलिखित में से किस रियासत ने शुरू में भारतीय संघ से जुड़ने के लिए क्या किया था? जुड़ने का शामिल होने का विरोध किया था. इनमें से किसने किया था? बड़ौदा ने, हैदराबाद ने, मैसूर ने, ग्वालियर ने? सबको क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए. और वहां पे बाद में हमने उस जगह पे हम लोगों ने अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन, हमने अपनी मिलिट्री भी भेजी थी ताकि वो इंडिया में एनेक्स हो जाए वो प्लेस. और उस ऑपरेशन का नाम पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज ऑपरेशन पोलो. एक ऑपरेशन पोलो नाम से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ताकि वो स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ ना जाए और वो इंडिया में ही मर्ज हो जाए. वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी और अब तक सबने अपने आप मन में अपने आंसर लिख लिया होगा या दे दिया होगा. द आंसर टू दिस इज हैदराबाद. राइट. आंसर टू दिस इज हैदराबाद. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. दिस इज अ मैचिंग. एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए. जस्ट मैं रोक देती हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो. जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस. हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है? फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन. अच्छा देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, वहां 4 ऑप्शन थे, हमने इसका आंसर मार्क करा था श्रीलंका. बट क्या आप देख रहे हो कि यहाँ श्रीलंका ऑप्शन में है क्या? तो हमें हर बार जो ऑप्शन देने होते हैं, जो आंसर देने होते हैं, वो अपने अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देने होते हैं, ना कि आप इस पे अड़ जाओ कि फर्स्ट कंट्री जो थी वो तो श्रीलंका थी. हमने देखा है पिछली क्लास में. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको उसमें से आंसर देना है कि इनमें से कौन सी है जो यहाँ पे लिस्ट 2 में आपको कंट्री दी है. राइट. वो कह रहा है दूसरा ऑप्शन, अर्लियर ये कंट्री में सुल्तान हुआ करते थे उनकी स्टेट के हेड पे, लेकिन अब वो रिपब्लिक है. तो इनमें से वो कौन सी कंट्री है जहां पे पहले सुल्तान को हेड ऑफ स्टेट माना जाता था? एक लैंडलॉक कंट्री कौन सी है इनमें से? फिर इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड द प्रो डेमोक्रेसी, मिलिट्री का शासन और डेमोक्रेसी लोकतंत्र ग्रुप के शासन में मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर प्रिवेल कर गई इस कंट्री में. यहाँ पे हमें मिलिट्री शासन देखने को ज्यादा मिलता है. तो यही चीज है. दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश कौन सा है? पहले इस देश में सुल्तान राज्य प्रमुख था, लेकिन अभी गणतंत्र है. ये एक स्थलरुद्ध देश है और सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने इस देश में लोकतंत्र पे विजय प्राप्त की. हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट लेके आंसर दे सकते हैं. चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ अब आपको.
ए लिबरलाइज करा, यहाँ पे देखेंगे हम इंडिया ने आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन। अर्लियर यहाँ पे एक सुल्तान था, अब ये रिपब्लिक है मालदीव्स। लैंडलॉक कंट्री यहाँ जो ऑप्शन है नेपाल, और मिलिट्री शासन कहाँ है, पाकिस्तान। क्लियर, दिस इज द मैचिंग। अब ए का 2 एंड बी का 1 हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 2 एंड बी का 1 किस ऑप्शन में है, ए का 2 बी का 1 भैया यहाँ तो ये दो दो ऑप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। तो सी का क्या है, सी का आंसर 4 है एंड इसका 3 है, तो इसके हिसाब से हमारा सी आंसर नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा सी क्यों है एंड किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ कम्युनिज्म इन द सोवियत यूनियन? किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया? राइट, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको पता है यूएस यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, ये मैंने बताया। शीत युद्ध चल रहा था, दोनों एक दूसरे से आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक रूप से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन के रह गया था और यूएस की हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई थी। राइट, यूएस की हेजेमनी हमें देखने को मिलती थी। तो ये हुआ कब था, ये हुआ तब था, अब आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद हुआ था, नई विश्व व्यवस्था का उदय, राइज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत के विघटन के बाद, या फिर यूएस की इकोनॉमी जब बढ़ी तो उसके बाद, अमेरिका अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बाद। तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो इवेंट है ये कब हुआ था, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, जब आपका सोवियत संघ 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसके जितने भी मेंबर्स थे वो आपस में एक दूसरे से, अब उसका रीजन हम यहाँ नहीं देख रहे हैं कि व्हाई इट हैपन, राइट, डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण थे, वो आप लोगों ने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा भी होगा। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, अभी हम देख रहे हैं बस ये क्यों हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। डन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम द स्टेट, ये बिल्कुल अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वो डायरेक्टली आंसर कर देगा। नेम द स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट, उस राज्य का नाम बताइए जिससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ है वो, बिहार से अलग हुआ है, झारखंड से अलग हुआ है, एमपी से अलग हुआ है, किस स्टेट से ये अलग हुआ है? राइट, अब आप मुझे बताएंगे भी किस स्टेट से और कब, मतलब एग्जैक्ट डेट भी अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन सी डेट पे, क्योंकि कई बार डेटिंग मतलब एग्जैक्ट डेट से क्वेश्चन और मैचिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, हिंदी इंग्लिश दोनों में मध्य प्रदेश ही रहेगा। और कब हुआ था एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें तो डेट भी कहीं पे लिख लीजिए, नहीं याद अभी 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगी। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट बना था, किससे अलग होके, एमपी से अलग होके, और कौन सी डेट को, 1 नवंबर 2000। वो स्टेट फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजी में लगाने को भी दे सकता है कि ये स्टेट कब कब फॉर्म हुए, उस आधार पे उनको सीक्वेंस में लगाओ, पहले कब दूसरा कब। तो अगर ईयर डेट पता होंगे तभी लगा पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे इस क्वेश्चन में। राइट, यहां से अभी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ याद कर लिया, आगे क्वेश्चंस में और भी याद कराऊंगी। 1 नवंबर 2000। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, देयर वाज इंटेंस कंपटीशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम बिटवीन इंदिरा गांधी एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि भैया एक ऑप्शन थी इंदिरा गांधी और एक और पर्सन थे। ये पर्सन लंबे समय से लीडर बनना चाहते थे बट नहीं बन पाए थे, और आगे जाके इमरजेंसी के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला था। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 77 में जब इलेक्शन हुए तब जाके ये क्या बने थे, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो किसके और किसके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है, मोरारजी देसाई, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, वीवी गिरी। क्लियर कट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। राइट, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई फिर आगे जाके आफ्टर द इमरजेंसी के बाद जो जनरल इलेक्शन था उसमें ये हमारे लीडर बने थे। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन बेस है, आपको पता होगा कैसे करते हैं, ये पढ़ो स्टेटमेंट, ये पढ़ो, देखो दोनों सही है, फिर देखो क्या ये इस जो लाइन बोली गई है उसका प्रॉपर रीजन है या नहीं, उस बेसिस पे आप आंसर देंगे। प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, वर्तमान में वैश्विक वायुमंडल गर्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। हम देख रहे हैं आज के समय में मेजर एनवायरमेंट इशू है कि हमारी जो है ओवरऑल वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग यानी जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। आगे देखते हैं। अस्टीडी मतलब क्या, ये इसका कारण है, बिकॉज, पढ़ो अब इसे, द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप बिकॉज a steady decline in the total amount of ozone in the earth's stratosphere।
क्योंकि ओजोन अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, अर्थ की लेयर होती है आपकी एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। तो क्या टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कम होने लगा है? बट ये वार्मिंग अप का कारण तो नहीं है, वार्मिंग अप का कारण तो बहुत सारे और है, टेम्परेचर का राइज वाइज होना, राइट, ये सब कुछ डिफरेंट कारण है, जिसमें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, ऑल दीज आर द रीजन। तो ये बात ठीक तो है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का लेवल कम हो रहा है, जिससे कि यूवी रे सीधा हमारी अर्थ पर आ रही है, राइट। ओजोन जो है वो प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब वहां पे ओजोन की जो लेयर बनी है उसमें कुछ होल्स हो गए हैं, जिससे यूवी रेज डायरेक्टली कमिंग टू द अर्थ और वो एक प्रॉब्लम कॉज कर रही है। लेकिन ये ऊपर वाली बात का डायरेक्ट रीजन नहीं है, राइट, समझ गए आप? तो पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में लगातार गिरावट इस बात का कारण नहीं है। तो दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन कारण जो आपने अभी कथन यूज करा है, असर्शन यूज करा है, उसका सही एप्रोप्रिएट कारण, प्रॉपर स्पष्ट कारण तो नहीं है, राइट। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं है। थोड़ा सा लिंक करके जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन, उतना सही इसमें इफेक्टिवनेस आ पाएगी, अदरवाइज एग्जाम में उलझ जाओगी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं टाइम लगाऊंगी नहीं इस पे ज्यादा। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया? रोक लो वीडियो को, उससे सेकंड आंसर दो। अंबेडकर जी, सरदार पटेल, बीके मैनन, खान अब्दुल गफ्फार खान। मैं सीधे आंसर पे पहुंच रही हूँ। पहले होम मिनिस्टर भी थे ये हमारे इंडिया के, एंड डेप्यूटी पीएम दैट इज सरदार पटेल। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजी में इस क्वेश्चन आ गया कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है तो ठीक है, लगाइए। सार्क की स्थापना, यूरोपियन यूनियन की स्थापना, आसियान की स्थापना, एग्रीकल्चर चाइना में प्राइवेटाइज होना, मतलब प्राइवेट हाथों में एग्रीकल्चर जाना। मैं सबकी एग्जैक्ट डेट आपके आगे लिख देती हूँ, आंसर डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, राइट। जिसको पता है सीक्वेंस में लगा सकते हो लगाइए, बट मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आप लोगों को। मैं एग्जैक्ट डेट लिख रही हूँ। सार्क की फॉर्मेशन जो है वो है 8 दिसंबर 1985। सार्क की फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 ढाका में इसको फॉर्म किया गया था। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1993, मास्ट्रिक्ट नीदरलैंड, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट यहाँ पे साइन की गई थी। फिर बात करते हैं आसियान की, राइट, ये कहाँ हुआ था? नीदरलैंड, नीदरलैंड। आसियान की बात करते हैं हम लोग तो द डेट इज 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में ये साइन हुआ था। चाइना में एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था वो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982। अब अगर हम देखें आंसर तो देखो सबसे 1967 इज द ईयर, यानी सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, एंड फिर 2 आएगा। 3 4 1 2। क्लियर? डिटेल में बता दिए, लिख लो एक जगह, नोटबुक लेके बैठो, मैं मान के चल रही हूँ नोटबुक लेके बैठोगे आप लोग। तो 3 4 1 एंड 2 आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। मैं मान के चल रही हूँ नोटबुक लेके बैठ रहे हो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ टाइप करके क्वेश्चन एंड देन हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब चीजें, थोड़ा सा एफर्ट तो आप लोग भी करोगे और बेनिफिट लोगे इस मेहनत का, राइट। तो आप लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए इस एफर्ट का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे, 50 क्वेश्चन इस वीडियो के बाद 3 पार्ट में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। Which one of the following political party was not a part of JP Narayan led People March to Parliament in 1975? 1975 में जब इंदिरा हटाओ के नारे लग रहे थे, राइट, तो जेपी नारायण के नेतृत्व में संसद तक लोग मार्च कर रहे थे। तो इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो उसका हिस्सा नहीं थी? गाइज यहाँ ऑप्शन आई थिंक कुछ गलत हो गए हैं क्या? शिट, सो सॉरी, यहाँ ऑप्शन गलत हो गए हैं, राइट, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। मैं आपको सीधा बता देती हूँ, आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आंसर होगा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1975 में इसी के बाद तो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ना इंदिरा गांधी ने, इंदिरा हटाओ के नारे लग रहे थे, संसद तक मार्च जा रही थी, अलग अलग इश्यूज यहाँ पे अराइज हो चुके थे, स्टूडेंट रिलेटेड मूवमेंट यहाँ पे थे। तो इसमें जो थी वो सीपीआई जो पार्टी थी वो पार्ट नहीं थी जेपी नारायण के इस प्रोटेस्ट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जुलाई 1985 में पंजाब अकॉर्ड, पंजाब समझौता साइन किया गया था, तो किस किस के बीच में किया गया था? ये राजीव गांधी वॉज कॉमन पर्सन, यहाँ लॉन्गोवल भी कॉमन है क्योंकि लॉन्गोवल अकॉर्ड बोला जाता है, पंजाब अकॉर्ड को लॉन्गोवल अकॉर्ड भी बोला जाता है, इसलिए इन्होंने आपको कंफ्यूज क्या किया, ये देखिए, सुरजीत, संत, तारा, हरचंद, यहाँ कंफ्यूज करा है। तो किस किस के बीच हुई, नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं,
मैं मान के चल रही हूँ अब तक आपने आंसर कर दिया है। जुलाई 1985 में हुई थी पंजाब अकॉर्ड साइन, जिसको लॉन्गोवल अकॉर्ड भी बोला जाता है। किस किस के बीच में हुई थी? राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लॉन्गोवल। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया ये, अटकना नहीं है किसी को। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राजीव गांधी तो है ही है यहाँ, एंड हरचंद सिंह लॉन्गोवल। ये ध्यान रख लो, नाम अभी 2 बार बोलोगे, अभी याद हो जाएंगे, क्लास के बीच में बोल लो ये बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर, सॉरी गाइज गिव मी सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। या क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर ऑफ द प्लानिंग कमीशन? इनमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन का फीचर था? देखिए योजना आयोग का कौन सी विशेषताएं थी? बात नीति आयोग की नहीं हो रही है, योजना आयोग की हो रही है। 1950 में आपने इसको फॉर्म कर दिया था, राइट? तो यहाँ पे कह रहा है इट वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये गैर संवैधानिक निकाय था। बिल्कुल सही बात है। देखो अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग पॉज करके आंसर दो, मैं सीधा आपको समझा देती हूँ ऑप्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक वो बॉडी होती है जो सीधा सीधा संविधान में लिखी है, जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन जब संविधान बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उन्होंने लिखा था कि ये संस्था बनेगी। जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने लिखा है, तो वो फॉर्मेशन वो सब क्या है? वो सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बॉडी है। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी है। तो ये बात ठीक है। इट रिकमेंड एलोकेशन ऑफ फंड बिटवीन यूटी एंड स्टेट। क्या ये यूटी एंड स्टेट में जो फंड्स थे, पैसा है उनका उनका उनको वितरण करती है, आवंटन करती है उनके पैसों का, रिकमेंड करती है कितने कितने देने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। ये इसमें कमी थी जो बाद में नीति आयोग ने सही करी थी, फुलफिल करी थी। तभी हम नीति आयोग को बोलते हैं कि ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, ये ज्यादा विकेंद्रीयकृत है, इसमें स्टेट को ज्यादा पावर दी गई है, जो प्लानिंग कमीशन नहीं दे रहा था। उस स्टेट को ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया गया है, उनकी भागीदारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन। तो ये बात गलत हो गई। इट हैड द पीएम एज चेयरपर्सन, बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, प्लानिंग कमीशन के भी होते थे, नीति आयोग के भी होते हैं। इट डिड नॉट हैज द पावर टू एलोकेट फंड, बिल्कुल पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्कस करने की। यूटी और स्टेट सबके बीच में पावर नहीं थी, तो पावर तो है यहाँ पे, लेकिन सेंटर एंड स्टेट के बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फंड एलोकेट करने की कोई पावर नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे आपका सॉरी करेक्ट हो जाएगा। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर? मैंने डायरेक्ट ही बता दिया है, समझा भी दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आंसर पता होगा कि फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द ओबीसी कौन लेके आया था इनमें से? निम्नलिखित में से किसने पहली बार ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई करा और बोला कि इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना रिजर्वेशन, कितना परसेंट ऑफ रिजर्वेशन इनके लिए डिमांड किया गया था, कितना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी के लिए डिमांड किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यस, अब तक सबने आंसर कर दिया होगा। मंडल कमीशन कमीशन थी जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। मंडल कमीशन वाज द कमीशन जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो बीपी मंडल ने पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी पॉलिसी जिसमें बात की गई थी आरक्षण की ओबीसी के लिए। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द नेशन वाइड सत्याग्रह on 25th June 1975 for the resignation of PM इंदिरा गांधी? क्लियर? किसने क्या करा था? 1975 में डिमांड की थी, सत्याग्रह चल रहा था ना, तो रेजिग्नेशन की डिमांड किसने करी थी? यहाँ पे अभी ऊपर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ना, देखो सेम चीज डिफरेंट तरीके से पूछ ली गई कि किसने मार्च निकाली थी। अभी ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी पर्सन ने मार्च निकाली थी, राइट? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी उसका पार्ट नहीं थी। तो निम्नलिखित में से किसने 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस्तीफा के लिए देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की थी? अभी मैंने बताया इंदिरा हटाओ के नारे लग रहे थे, एंड पर्सन इज, बिल्कुल अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, राइट? द आंसर इज जेपी नारायण। तो जो भी सही आंसर दे रहा है वो अपने आप को शाबाश, अपने लिए क्लैपिंग करते हुए चलना, राइट? वेरी वेल एंड गुड। ये आंसर, ये भी अभी ऊपर समझाया मैंने आपको। प्लानिंग कमीशन किसने सेट की थी? जो आपका योजना आयोग है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्लानिंग कमीशन आज की डेट में नीति आयोग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूंगी। नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, याद रखना, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ अब आपने आंसर दे दिया होगा पढ़ के कि क्या संविधान में लिखा है? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ने बोला था बना लो, नहीं,
राष्ट्रपति ने बोला था, क्या हमारी असेंबली ने लिखा था? भाई असेंबली ने लिखा होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना लिख देते, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक बॉडी थी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था, अभी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो इस वीडियो तक हम लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? इन टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आज की वीडियो के बाद अपने 50 क्वेश्चंस, राइट? मिक्स करके कर रहे हैं, देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट फैक्ट ले रही हूँ, मैं कंसेप्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? और आपकी मतलब अरेंज करने की भी बात की, मैचिंग भी मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ, रीजनिंग असर्शन भी इवन मैं ले रही हूँ, और आई एम ट्राइंग कि मैं जितने पीवाईक्यूज हो सकता है वो सीरीज में इंक्लूड करूं। तो मैं मान के चल रही हूँ ये सीरीज आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी और कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को हो रहा है। आप ये इतना टाइम यहाँ डिवोट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से गेन कर रहे हो, एंड इफ एक्चुअल में फायदा हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि यस दिस वीडियो इज बेनिफिशियल, या ये जो सीरीज है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड, आई फील कि ये स्टूडेंट जो है वो कनेक्टेड है इन वीडियो सीरीज से, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वीडियो में। 4-5 बच्चे भी अगर देख रहे होंगे तो मोर देन इनफ है, हमें कोई थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, बट ओनली फ्यू सीरियस स्टूडेंट्स आर देयर हु वांट कि ये सीरीज कंटिन्यू हो, इस तरीके से के क्वेश्चन और आए, तो दैट विल बी द मतलब सोर्स फॉर इनोवेशन, मोटिवेशन, वो एक सोर्स मोटिवेशन का रहेगा। So yeah, we'll wait for your comment and that's all. See you in the next class. See you in the next video with the further question. 50 यहाँ पे कर ली, अगली क्लास में भी हम मिलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के साथ. So with that, thank you everyone. See you in the next video with the further question. All the very best.